दुनिया में चल रही जंग का असर अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। इसका असर धीरे धीरे दुनिया की एनर्जी सप्लाई और ट्रेड रूट्स के जरिए आम लोगों की जिंदगी तक आ चुका है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। रसोई गैस, क्रूड ऑयल, फ्लाइट्स और शिपिंग रूट्स सब पर इस टेंशन का असर दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक राहत भरी खबर ये है कि भारत के 2 एलपीजी टैंकर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार कर चुके हैं। ये टैंकर पिछले कई दिनों से वहीं फंसे हुए थे। अब सवाल ये है कि ये जहाज भारत कब तक पहुंचेंगे। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी को कैसे पार किया, और सबसे अहम, क्या इनके आने से देश में चल रही एलपीजी की कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सकेगा। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि इस युद्ध से जुड़ी और क्या महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है और उनका भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव सैन्य कार्रवाई में बदल चुका है और इसके जवाब में ईरान भी लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत जैसे देशों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और अपने नागरिकों की सुरक्षा को कैसे संतुलित रखा जाए। इसी पूरी कहानी के बीच ये खबर आई कि 2 इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी टैंकर्स को भारत की तरफ आने की अनुमति दी गई है। ये दोनों टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब ईरान की नाकाबंदी की वजह से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पहले ही काफी प्रभावित हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी इंडियन नेवी की सुरक्षा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार कर चुके हैं। ये दोनों शिप्स भारत की सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं। सोर्सेज के अनुसार इन दोनों जहाज़ों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना एक केयरफुल ऑपरेशन था, जिसे ईरान और दूसरे रीजनल पावर्स के कोऑपरेशन से पूरा किया गया। शिवालिक और नंदा देवी अब भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और इनकी भारत के मुंद्रा और कांडला पोर्ट्स पर पहुंचने की उम्मीद 16-17 मार्च को बताई जा रही है। इन दोनों जहाज़ों में मिलाकर करीब 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी मौजूद है, जो भारत की डोमेस्टिक गैस आपूर्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल इन जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता दिलाने के लिए भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी लगातार प्रयास किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस संकट के दौरान ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची से बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बातचीत कर भारतीय जहाज़ों के सुरक्षित ट्रांजिट को लेकर चर्चा की थी। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से ये दोनों जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंस गए थे, लेकिन अब ईरान ने एक रेयर एक्सेप्शन देते हुए इन दोनों इंडियन शिप्स को रास्ता देने का फैसला किया। इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण बढ़ा दिया था, जिससे कई तेल और गैस जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई थी और ये दोनों एलपीजी टैंकर्स कई दिनों से इसी इलाके में फंसे हुए थे। इन टैंकर्स का सुरक्षित निकलना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल भारत में करीब 33.15 मिलियन मैट्रिक टन कुकिंग गैस कंज्यूम हुई थी। इसमें से करीब 60% डिमांड इंपोर्ट से पूरी होती है, जिसका 90% मिडिल ईस्ट से आता है। लेकिन सिचुएशन अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई। भारत सरकार के मुताबिक अभी भी 24 इंडियन फ्लैग शिप्स गल्फ रीजन में स्ट्रेट के आसपास फंसे हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए सरकार के दावे पर सवाल उठाए हैं। खेड़ा ने लिखा है कि बीजेपी खेमे में इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि 2 भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी एलपीजी लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार कर चुके हैं, लेकिन उनके मुताबिक इस कहानी में एक कैच भी है। खेड़ा का दावा है कि ये जहाज भले ही भारतीय झंडे के तहत चल रहे हों, लेकिन इन पर जो एलपीजी है वो भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के जैक्सन पोर्ट के लिए भेजी जा रही है। यानी उनके अनुसार इन जहाज़ों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करने से न तो भारत को सीधा फायदा होता है और न ही भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की स्थिति आसान होती है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना ठोस नतीजों के भी इस घटना को विजय की तरह पेश किया जा रहा है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हाल के दिनों में कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लाइंस दिख रही है। कुछ जगह पर लोगों ने एहतियात के तौर पर जल्दी सिलेंडर बुक कराना शुरू कर दिया। हालांकि सरकार ने लोगों से अपील की थी कि घबराने की जरूरत नहीं है और देश में फिलहाल डोमेस्टिक गैस की कमी नहीं है। दरअसल समस्या सिर्फ जहाज़ों के निकलने की नहीं है, बल्कि उस पूरे जोखिम की है जो अब इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों के सामने है।
कई शिपिंग कंपनीज ने अपने जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भेजने में सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। जहाज़ों की बीमा की लागत भी अचानक बढ़ गई है। जब जहाज़ों का बीमा महंगा होता है तो कंपनीज जोखिम लेने से बचती है और इसका असर धीरे धीरे तेल और गैस की कीमतों पर पड़ता है। यही वजह है कि इस पूरे संकट को दुनिया की एनर्जी मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में कई बदलाव किए। पहले भारत की निर्भरता मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट के देशों पर थी, लेकिन अब भारत रूस, अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देशों से भी तेल इंपोर्ट करने लगा है। इस रणनीति का उद्देश्य यही है कि अगर किसी एक इलाके में संकट पैदा हो जाए तो भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद हो। भारत के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जा सकता है। इन रिजर्व्स को इसलिए बनाया गया था ताकि वैश्विक संकट की स्थिति में देश की ऊर्जा जरूरतों को कुछ समय तक पूरा किया जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है तो उसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में तेजी आने से महंगाई बढ़ेगी, परिवहन से लेकर खाद्य पदार्थों तक कई चीज़ों की कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा। भारत के लिए चुनौती और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ बड़ी आबादी ऊर्जा और ईंधन की कीमतों से सीधे प्रभावित होती है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री का एक बयान भी चर्चा में आया है, जिसने वर्ल्ड ऑयल पॉलिटिक्स को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि कुछ समय पहले तक अमेरिका भारत और दूसरे देशों पर दबाव बना रहा था कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वही अमेरिका दुनिया से कह रहा है कि रूसी तेल खरीदो ताकि सप्लाई बनी रहे। और इसी बीच अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर हमला किया। खर्ग आइलैंड ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है। इसे ईरान के तेल एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ईरान से दुनिया के अलग अलग देशों को जो तेल भेजा जाता है उसका बड़ा हिस्सा इसी आइलैंड से होकर गुजरता है। जब अमेरिका ने इस जगह को निशाना बनाया तो इसका मतलब साफ था कि अब जंग सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऊर्जा ढांचे को भी सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ईरान की दूसरी तेल सुविधाएं भी निशाने पर आ सकती है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में तेल से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमलों का खतरा और बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है और इसका असर हर उस देश पर पड़ेगा जो तेल इंपोर्ट करता है। और भारत भी उन देशों में शामिल है जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। इसलिए तेल की कीमतों में कोई भी बड़ा उतार चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने दुबई के फाइनेंशियल हब को निशाना बनाया। दुबई को मिडिल ईस्ट का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र माना जाता है। यहाँ दुनिया भर की फाइनेंशियल कंपनीज और व्यापारिक संस्थाएं मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान ने तुर्की में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया। यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट का दायरा धीरे धीरे फैल रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची ने कहा कि यूएस और इजराइल की स्ट्राइक्स कोई बड़ी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह फेल हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि ईरान इस युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं है और ज़रूरत पड़ी तो लंबे समय तक लड़ाई जारी रखेगा। अरगाची ने यह भी कहा कि ईरान अब यूएस के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उनके मुताबिक पहले डिप्लोमेसी की कोशिशें हुई थी, लेकिन अमेरिका के हमलों के बाद अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस पूरे क्राइसिस का असर सिर्फ शिपिंग तक सीमित नहीं है, इसका असर एविएशन सेक्टर पर भी पड़ने लगा है। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे एयरलाइंस अपने फ्लाइट रूट्स बदल रही है। कई एयरलाइंस ने ईरान और आसपास के एयर स्पेस से गुजरने वाले रूट्स को टेम्पररी अवॉइड करना शुरू कर दिया है। कुछ फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही है और कई फ्लाइट्स को लंबे रास्ते लेने पड़ रहे हैं। जब फ्लाइट्स को लंबे रूट्स लेने पड़ते हैं तो ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है और फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाता है। इसका असर एयर टिकट प्राइसेस पर भी पड़ रहा है। भारत के लिए ये इशू इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और गल्फ कंट्रीज़ के बीच ट्रैवल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मतलब लाखों भारतीय नागरिक इन देशों में काम करते हैं और हर दिन भारत से सैकड़ों फ्लाइट्स गल्फ रीजन के लिए जाती है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ता है। अगर तनाव कम होता है तो वैश्विक बाजारों को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर दुनिया भर में कभी बाजारों पर, कभी आसमान में उड़ती फ्लाइट्स पर और कभी किसी आम परिवार की रसोई तक महसूस किया जा सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहे जिस्ट।